हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगी कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल क्लोरोबेंजीन का पार्ट 1 लिया था, उसमें हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां और क्लोरोबेंजीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ली थी। हमने आपको कल बताया था कि नेक्स्ट क्लास में क्लोरोबेंजीन की एक महत्वपूर्ण क्रिया ली जाएगी कि जिससे हम डीडीटी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन पर क्लोरल की क्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं और साथ में हम लोग क्लोरल लेते हैं। ये जो फार्मूला CCl3CHO होता है, ये फार्मूला क्लोरल का होता है। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेकर इस पर हम लोग क्लोरल की क्रिया कराते हैं और इसमें हम लोग इसके 2 हाइड्रोजन परमाणु और ये ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ें निकाल के हम लोग जल को अलग कर देते हैं, जिससे आपका एक फार्मूला प्राप्त होता है DDT। मतलब इन दोनों रिंगों को हम लोग क्या करते हैं कि इस रिंग को और इस वाली रिंग को डायरेक्ट यहाँ कार्बन से अटैच कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूला मिलता है, ये फार्मूला DDT का होता है और इसका पूरा नाम होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाएंगे, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से होती है और ये अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में होती है। ये क्लोरोबेंजीन की 6वीं आपकी अपक्रिया थी और ये 7 नंबर अपक्रिया एक और ले लेते हैं। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का एनआई और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में अपचयन करते हैं तो इसमें बेंजीन बनती है आके। अगर ये बेंजीन का फार्मूला होता है। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन पर या हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन की NiAl की प्रेजेंस में इसका अपचयन कराते हैं तो इस केस में बेंजीन प्राप्त होती है। तो क्लोरोबेंजीन की ये 2 महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हम लोगों ने कल नहीं देखी थी, तो आज हमने ये अपक्रियाएं ले ली। अब इसके बाद क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं जो हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाओं को देखेंगे, जिसमें जुड़ने वाला जो समूह होगा वो क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो इस श्रेणी में देखते हैं क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं या इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं देखने के पहले क्लोरोबेंजीन की जो रिंग होती है उसमें आर्थो, मेटा और पैरा स्थान को सुनिश्चित कर लेते हैं कि बेंजीन में कौन सा स्थान आर्थो का होता है, कौन सा स्थान मेटा का होता है और कौन सा स्थान पैरा का होता है। आइए देखते हैं कि आर्थो, मेटा और पैरा क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्लोरोबेंजीन की कुछ अपक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली वो अभी लेते हैं। तो पहले निश्चित कर लेते हैं आर्थो, मेटा। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन दी गई है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन के इस कॉर्नर पे Cl जुड़ा हुआ है। तो इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग अगर हम इसका आर्थो स्थान निकालना चाहें तो इसका जो आर्थो स्थान होगा, आर्थो स्थान इसका इस यहाँ से चलेंगे पहला कॉर्नर, इधर से आएंगे तो पहला कॉर्नर, इसके बाद इधर से आएंगे तो ये दूसरा होगा, इधर से आएंगे तो ये दूसरा होगा, और अगर इधर से आएंगे तो ये तीसरा होगा और इधर से आएंगे तो ये तीसरा होगा। तो अगर इस बेस पे देख लेते हैं कि इसमें आर्थो, मेटा और पैरा कौन है, तो 1,1 का जो स्थान होता है ये आपका आर्थो होता है, ये आर्थो होगा। 2,2 का स्थान जो होता है ये आपका मेटा का होता है, ये मेटा होगा। जबकि 3 का स्थान जो होता है ये पैरा होता है। आर्थो, मेटा और पैरा जो होते हैं ये आपके बेंजीन में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस बेस पे आर्थो और मेटा और पैरा देखे जाते हैं ना। ये फिक्स नहीं होते हैं कि ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा। ये ग्रुप के अकॉर्डिंग होते हैं कि आपका ग्रुप जो है ग्रुप कहाँ जुड़ा है। जैसे एक मान लो हम क्लोरोबेंजीन के Cl को चेंज करके देखते हैं कि अब आर्थो, मेटा और पैरा कहाँ होगा। देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम ये ले लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। अब इस बेस पे अगर बताते हैं कि आर्थो, मेटा और पैरा कहाँ होगा, तो इस बेस पे अगर देख लेते हैं आर्थो, मेटा और पैरा कहाँ होगा, तो यहां देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग पहला कोना ये है तो ये आर्थो का होगा, इधर से आएंगे तो ये आर्थो का होगा,
इधर से चलेंगे दूसरा ये होगा तो ये मेटा का होगा, और इधर से आएंगे तो ये मेटा का होगा, और जस्ट अपोजिट वाला पैरा होता है। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कोना होता है ये आर्थो का होता है, जबकि जस्ट अपोजिट वाला जो कोना होता है ये पैरा का होता है, और ये जो बीच वाला कोना पड़ जाता है उसको बेटा हम लोग मेटा कहते हैं। तो आर्थो मेटा पैरा ये फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा है। फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा होता है उसके पास वाला कोना आर्थो का होता है, उसके बाद वाला मेटा का होता है, फिर पैरा का होता है। या इधर से देख लें, पहला आर्थो फिर मेटा और फिर पैरा होता है। अब आर्थो मेटा और पैरा हमारा क्लियर हो चुका है। आर्थो मेटा पैरा सभी का क्लियर है। अब जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाओं को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाओं में क्या होता है कि जुड़ने वाला जो समूह अटैक करता है वो आर्थो मेटा या पैरा पर अटैक करेगा। तो ये हमारा क्लियर है, आर्थो मेटा पैरा कौन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन जो होंगे, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण पे चर्चा करते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाओं के संदर्भ में है। तो आइए देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण और कौन कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाओं वाले। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अपक्रियाएं देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होती हैं, जिसमें अटैक करने वाला जो समूह होता है वो आर्थो और पैरा स्थान पर अटैक करता है। तो क्लोरोबेंजीन का सबसे इस केस में पहला केस देख रहे हैं नाइट्रीकरण। तो ये क्लोरोबेंजीन का अगर नाइट्रीकरण करते हैं तो क्लोरोबेंजीन पर हम लोग नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करा लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में ये क्रिया होती है। तो इसमें जो NO2 समूह होता है, NO2 समूह आर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर जुड़ जाता है। अगर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कराया जाता है तो इसमें जुड़ने वाला जो NO2 समूह होता है वो आर्थो और पैरा स्थान पर अटैक करता है। अगर कभी भी एरोमेटिक रिंग बेस किसी भी कंपाउंड का हम लोग नाइट्रीकरण कराते हैं तो उसमें NO2 समूह जो होता है वही समूह अटैक करता है। तो अगर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण होता है तो इसमें NO2 समूह आर्थो और पैरा स्थान पर अटैक करेगा जाके। अगर हम इस सब क्रिया को बैलेंस करते हैं तो इसमें प्लस करके H2O और निकल जाता है। इसी के केस में क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण देखते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कराते हैं तो सल्फोनीकरण में क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। अगर नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्रीकरण में क्रिया जो होती है वो नाइट्रिक अम्ल से होती है, सल्फोनीकरण में क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सल्फोनिक समूह होता है SO3H, ये समूह फिर से आर्थो और पैरा पर अटैक करता है। जैसे नाइट्रीकरण में NO2 समूह जो था, आपने देखा कि नाइट्रीकरण में जो NO2 समूह है, NO2 समूह आर्थो और पैरा पर अटैक करता है। सेम इसी प्रकार से सल्फोनीकरण में जो सल्फोनिक समूह होता है वो आर्थो और पैरा पर अटैक करता है। अगर हम इस सब क्रिया को बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंस करने पर इसमें प्लस करके H2O और निकल जाता है। तो आपने देखा कि सल्फोनीकरण में SO3H समूह जुड़ रहा है रिंग पे, कहाँ, आर्थो और पैरा स्थान पर, जबकि नाइट्रीकरण में NO2 समूह जुड़ रहा है आपका आर्थो और पैरा स्थान पर। अब इसी के केस में देखते हैं हम लोग क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण, अगर क्लोरीनीकरण कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया Cl2 से करा देते हैं। अगर मान लो ब्रोमीनीकरण कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया Br2 से कराते हैं। क्लोरीनीकरण में Cl2 से होगी, ब्रोमीनीकरण में Br2 से होगी, लेकिन जुड़ने वाला जो समूह होगा वो फिर से आपका आर्थो और एक पैरा पर जुड़ जाएगा आके। जैसे आपने नाइट्रीकरण में देखा, नाइट्रीकरण में NO2 आर्थो और पैरा पर जुड़ा, सल्फोनीकरण में आपका सल्फोनिक समूह जो है वो आर्थो और पैरा पर जुड़ा। जबकि आपने देखा कि क्लोरीनीकरण जो किया हम लोगों ने, क्लोरीनीकरण में आपका जो Cl2 है वो आर्थो और पैरा पर जुड़ा। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर इसमें HCl जो है HCl और निकल जाता है। तो क्लोरोबेंजीन की ये जो अपक्रियाएं हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रियाएं होती हैं, इसमें जुड़ने वाला जो समूह होता है वो अटैक करता है आके रिंग पे। तो आपने नाइट्रीकरण देखा, सल्फोनीकरण देखा और क्लोरीनीकरण देखा। यहां से एक चीज क्लियर हो गई
कि जो भी समूह जुड़ेगा, जैसे इसके बाद अभी हम लोग लेने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, या उसी को हम लोग एसिटिलीकरण कहते हैं। तो उसमें भी जो समूह जुड़ेगा के वो समूह आपका आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा के। तो देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करा लें तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में भी जो समूह जुड़ेगा वो आपका आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। जैसा कि देख लेते हैं कि अगर मान लो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, यहां पर इसमें क्रिया किससे कराएंगे बस इसको देख लेते हैं। तो देखो ये लेते हैं, सबसे पहले ये केस नंबर आपका 4 है, इसमें लिख लेते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में जो क्रिया होती है वो CH3Cl से होती है, यानी कि RX एल्किल हैलाइड से क्रिया होती है। और ये जो अपक्रिया होती है ये अपक्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। फ्रीडल क्राफ्ट, अगर कहीं भी फ्रीडल क्राफ्ट शब्द जुड़ता है तो फ्रीडल क्राफ्ट में हमेशा निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस लेते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट में जो हम लोग जोड़ेंगे ये अब तुम्हारा CH3 समूह जो है एल्काइल ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप अटैक कर जाएगा आर्थो और पैरा स्थान पर। तो NO2 की जगह हम लोग कर लेते हैं CH3 और यहां पर कर देते हैं भी आके CH3, और अगर इसको बैलेंस करेंगे तो प्लस करके इसमें HCl जो है HCl बाहर हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में भी जो आपका CH3 समूह होता है जिसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये एल्काइल ग्रुप अटैक कर जाता है आर्थो और पैरा स्थान पर। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की जगह हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण ले लें, मान लो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है, इसमें हम लोगों ने देखा कि CH3 जो समूह था वो अटैक कर रहा था कहां पे, वो अटैक कर रहा था जाके आपका आर्थो और पैरा स्थान पर। अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण करेंगे तो उसमें जो एसीटल समूह होगा CH3CO वो अटैक करेगा कहां, आर्थो और पैरा पर। देखिए अगर यहां पर हम फ्रीडल क्राफ्ट की जगह इसको कर देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण या इसको कर देते हैं एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अगर कर देते हैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, तो इसमें जो क्रिया होती है क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की ही प्रेजेंस में होगी। लेकिन इस जगह जो कर देते हैं, इस जगह हम लोग कर देते हैं COCl, यानी कि ये जो प्रोडक्ट लिया जाता है इसका नाम होता है एसीटिल क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में लेते हैं CH3Cl, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में हम लोग लेते हैं CH3COCl एसीटिल क्लोराइड, या इसकी जगह हम लोग ले सकते थे एसीटिक एनहाइड्राइड, इसको आईयूपीएसी नाम में एथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण होगा तो एसीटिल क्लोराइड या एसीटिक एनहाइड्राइड लेंगे और जुड़ने वाला जो अब समूह होगा वो समूह बेटा अटैक करेगा जाके आर्थो और पैरा पर और COCH3 समूह जुड़ेगा। तो यहां पर जहां ये CH3 लिखा है इसकी जगह हम लोग COCH3 करते हैं, एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार कहां जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। तो आपने सभी ने देखा कि जो क्लोरोबेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हमने ली थी जो रिंग बेसिस पे होती हैं, इनमें हम लोगों ने एक चीज देख ली कि आपका जो भी समूह अटैक कर रहा था वो आर्थो पर या पैरा पर अटैक कर रहा, मतलब आर्थो और पैरा पर जुड़ रहा है। तो ये जो Cl ग्रुप होता है ये आर्थो और पैरा निर्देशित होता है, मतलब इसमें नाइट्रीकरण कराएंगे NO2 जुड़ेगा, सल्फोनीकरण कराएंगे SO3H जुड़ेगा, क्लोरीनीकरण कराएंगे Cl जुड़ेगा, अगर एल्किलीकरण कराएंगे CH3 जुड़ेगा, अगर एसिटिलीकरण कराएंगे तो COCH3 जुड़ेगा। लेकिन कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा जाके आर्थो और पैरा स्थान पर। तो ये हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं थी क्लोरोबेंजीन से संबंधित वो हम लोगों ने पूरी ले ली है जाके, ये ध्यान रखना। और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, डेली आपको एक वीडियो इसी तरीके से मिलेगा, जैसे फिनॉल है, एनिलीन है, बेंजोइक अम्ल है, इनसे ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे 2-4 दिनों में हम लोग फिनॉल को ले लेंगे,
इसके बाद हम लोग एनिलीन पे आ जाएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक उठा रहे हैं। हो सकता है कल का वीडियो आपको एल्कोहल का मिले कि एल्कोहल को कैसे बनाएंगे, एल्कोहल के रासायनिक गुण कैसे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप में जो टॉपिक्स में मैं फिर से कह रहा हूं आप सभी से, जो टॉपिक में आपको कमी है, कमजोर है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय हिंद।